Hello everyone, welcome to An Academy. This is Jivan Jaiswal and we are discussing about बैटल ऑफ बक्सर। आज हमारा जो चर्चा का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हिस्ट्री के जो ऐतिहासिक कड़ी में हम लोग धीरे धीरे से अलग अलग चैप्टरों से वीडियो डिस्कस इसमें लेक्चर कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने प्लासी के युद्ध के बारे में चर्चा किया था। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में 1764 में हुआ था। ठीक है, इसके पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड पे जाना चाहूँगा, उसके बाद मैं बक्सर के युद्ध पर पहुँचूँगा। ठीक है, क्लियर? सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, सो हमारा जो टॉपिक था वो बक्सर के बाद का, प्लासी के बाद की हमें कड़ी दिखाई पड़ती है, जिसमें हम देखते हैं कि प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था। प्लासी के युद्ध में बनाया गया था एक जो कि महत्वपूर्ण सेनापति था, जो कि मीर जाफ़र के रूप में देखे हैं आप लोग नवाब में, और उसने अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था। अंग्रेज़ों के साथ में मिल गया था, वहाँ पर उसको सेनापति, उसको नवाब बना दिया गया। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? मीर जाफ़र। मीर जाफ़र जो था उसको नवाब बना दिया गया बंगाल का, और मीर जाफ़र को नवाब बना देने के बाद मीर जाफ़र कुछ समय तक शासन प्रशासन किया। ठीक है, 3 वर्षों तक उसने शासन किया। इतना 1757 से लेकर के 1760 तक की इसने शासन किया। ठीक है, इसके बाद इसको हटा दिया गया क्योंकि ये अपनी महत्वाकांक्षा इसकी ज़्यादा थी और ये उसका फुलफिल नहीं कर पा रहा था। साथ ही साथ दबाव डाल रहे थे अंग्रेज़ की इसको कुछ ज़्यादा हमें प्रॉफिट दे, लेकिन ये इतना प्रॉफिट नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण से एक मीर कासिम था और मीर कासिम को फिर नवाब बना दिया गया। ठीक है, तो मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। उसके बाद मीर कासिम बहुत ऐसे परिवर्तन किया और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, और मीर कासिम ने कई सारे काम किए, परिवर्तन किए। जैसे इन्होंने अबवाव कर लगाया। ठीक है, अपने क्षेत्र पर अबवाव कर एक स्थापित किया, जिससे अपने कर राजस्व में वृद्धि कर सके। ठीक है, साथ ही साथ में इन्होंने तोप और बंदूक की फैक्ट्री लगाई। ठीक है, अपने क्षेत्र में, क्योंकि अपनी सैनिक आधुनिकीकरण करना चाहता था। साथ ही साथ में मीर कासिम ने इस क्षेत्र बढ़ते हुए वर्चस्व के कारण, अंग्रेज़ों के बढ़ते हुए वर्चस्व के कारण, इसने अपने क्षेत्र को, राजधानी को परिवर्तन कर दिया। तो पहले जो राजधानी था वह मुंगेर था, और मुंगेर से इसने कहाँ स्थापित कर दी? इसने मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार से मुर्शिदाबाद इसकी राजधानी बन गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से देखें तो मीर कासिम ने कई ऐसे परिवर्तन किए जो कि अंग्रेज़ों को रास नहीं आ रहा था। तो इसके कारण से मीर कासिम की इस नीति को देखते हुए अंग्रेज़ों ने एक चाल चली और इसने क्या कर दिया? इस तरह से पटना के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो पटना के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। मीर कासिम जहाँ था उस पर एलिस ने आक्रमण किया। किसने? एलिस ने। और एलिस एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने पटना के क्षेत्र पर, इसके क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर के मीर कासिम ने एलिस पर क्या कर दिया? एक तरह से दबाव डाला और इसको बंदी बना लिया। ठीक है, बंदी बना लेने के बाद में बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी थे, उनको मृत्यु के घाट उतार दिया गया। इसके बाद में होता यह है कि मीर कासिम जो था वह एक तरह से नेतृत्व कर रहा था उस पूरे क्षेत्र का, पटना के क्षेत्र में पूरी तरह से विजित हो चुका था। अब होता यह है कि इस घटना को सुन करके अंग्रेज़ों के मन में एक बात आई कि इसे क्यों नहीं हम पूरी तरह से आक्रमण करें और ध्वस्त कर दें। उसके बाद अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से पटना पर आक्रमण किया, मुर्शिदाबाद के क्षेत्रों पर को घेर डाला, लेकिन उससे पहले ही मीर कासिम वहाँ से भाग निकला था। ठीक है, तो ये आपकी कहानी है इससे। इसके बाद होता यह है कि मीर कासिम के बाद में फिर से मीर जाफ़र को नवाब घोषित कर दिया गया था। तो मीर जाफ़र यहाँ पर फिर से नवाब घोषित किया गया था, याद रखिएगा, मीर जाफ़र। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ में इन्होंने आक्रमण कर दिया किसके विरुद्ध में? मीर कासिम के विरुद्ध में। तो मीर कासिम के विरुद्ध में आक्रमण कर दिया, वहीं से बक्सर का युद्ध शुरुआत हो जाती है। और बक्सर का युद्ध शुरुआत यहीं से हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं बक्सर के युद्ध की जो कहानी है वह एक दूसरे के सामने आमने सामने हो जाते हैं। और यह जो मीर कासिम था वह भाग करके कहाँ पर पहुँच गया? ये अवध के नवाब के साथ पहुँच गया। ठीक है, अवध के नवाब जो था यहाँ पर शुजाउद्दौला था। ठीक है, कौन था? शुजाउद्दौला। तो शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, इसके पास पहुंच करके भाग गया, जो कि अवध का नवाब था। इसके साथ में एक और पर्सन मिल गए जिसे कहते हैं यहाँ पर शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय था, वह एक मुग़ल जो कि एक प्रमुख रूप से मुग़ल का जो बादशाह था उसको कहते हैं। इस प्रकार से मुग़ल बादशाह इस समय शाह आलम द्वितीय था। तो इन दोनों से मिल करके प्लस ये एक तीनों मिल करके आपस में लड़ाइयाँ लड़ी, और तीनों मिल करके आपस में लड़ाई लड़ी कहाँ पर? बक्सर के मैदान में लड़ाई लड़ी। और बक्सर के मैदान में यहाँ पर दूसरे साइड में कौन से थे? अंग्रेज़ थे। और अंग्रेज़ में कौन थे? हेक्टर मुनरो थे।
ठीक है, कौन थे? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में इस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही थी। ठीक है, तो यह लड़ाई कौन हो जाएगा? यह बक्सर का युद्ध हो गया। ठीक है, बक्सर का युद्ध इस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही थी, बक्सर के मैदान में लड़ाई लड़ी जा रही थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद में जो कहानी ये होती है कि इसमें तीनों की संयुक्त सेना को, एक तो है आपके मीर कासिम, दूसरा है शुजाउद्दौला और तीसरा है शाह आलम, तीनों के संयुक्त सेना को ये जो अंग्रेज है हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में क्या कर दिया? परास्त कर दिया गया और बक्सर को विजय प्राप्त की गई। और इसके बाद में जो एक नया नवाब बनाया गया था जिसे मीर जाफ़र कहते हैं, फिर से उसे पुनः नवाब बनाया गया। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके संदर्भ में देख सकते हो। इसके बाद की जो कड़ी होती है उसके बाद में इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक है, मीर जाफ़र को फिर से नवाब बनाया गया और यहाँ पर हम देखेंगे तो 1764 में फिर से यहाँ पर देख सकते हैं 1764, यहाँ 60 में ही आ गया था, 64 की घटना थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। अब इसी बीच में देखें तो मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाए रहती है और मृत्यु हो जाने के बाद में नजमुद्दौला को यहाँ का नवाब बनाया जाता है। कहाँ पर? नजमुद्दौला, ये जो कि नवाब बनता है बंगाल का। ठीक है, इसका पुत्र होता है। अब इलाहाबाद की संधि होती है। आप इलाहाबाद की संधि के बारे में आप देख सकते हो, एक इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई हैं और इलाहाबाद के दोनों संधि में इंपॉर्टेंट है। पहली बात, इलाहाबाद की संधि को देख सकते हैं यहाँ पर, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की 2 संधि देखने को मिलता है और एक संधि जो है उसे कहते हैं आपके शुजाउद्दौला के साथ में हुआ था, दूसरा जो संधि हुआ था शाह आलम द्वितीय के साथ में हुआ था। 2 प्रकार की संधि हुई थी। एक पहला जो संधि हुआ था उसे कहते हैं शाह आलम द्वितीय बादशाह के साथ, शाह आलम द्वितीय। ओके, दूसरा जो संधि हुआ था, इलाहाबाद की दूसरी जो संधि हुई थी उसे हम क्या कहेंगे? उसे शुजाउद्दौला के साथ में, जो कि अवध के साथ में हुआ था, अवध के नवाब के साथ में हुआ था। ओके, जो पहला जो संधि हुआ था उसमें 12 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था? 12 अगस्त 1764 को हुआ था और यह संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो दूसरा इलाहाबाद की संधि हुई थी उसे हम देख सकते हैं, इसे 16 अगस्त को हुआ था। ठीक है, 16 अगस्त 1764 को हुआ था। 2 प्रकार की इसमें संधि हुई थी, सॉरी ये 65 होगा, दोनों 1765 को हुआ था। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या हुआ गया था, शाह आलम द्वितीय के साथ में इसका संधि किया गया था अंग्रेज के द्वारा। और इस पहले वाले संधि में एक तो बात ये था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसकी जो दीवानी है उसे प्राप्त हो गया, अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गया। ठीक है, अंग्रेज को प्राप्त हो गए, ये हो गया। दूसरी बात हुई थी कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र जो था, कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र था, उसे इसके अवध से ले करके किसको दे दिया गया? शाह आलम को दे दिया गया। ठीक है, शाह आलम को दे दिया गया। तो इसे कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र शाह आलम को दिया गया। तीसरी बात थी कि जो उत्तरी सरकार का जो क्षेत्र था, उत्तरी सरकार, ठीक है, उत्तरी सरकार का जो क्षेत्र था वह जागीर जो प्राप्त हो गया वह अंग्रेज़ों को चला गया। ठीक है, अंग्रेज़ों को इसकी जागीर प्राप्त हो गई। इस तरह से ये 3 जो प्रमुख संधियां थी इलाहाबाद की, इसमें पहले वाले संधि के अंतर्गत इसे शामिल है जो शाह आलम द्वितीय के साथ में हुआ था 12 अगस्त 1765 को। क्लियर? सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, दूसरी बात ये है कि इसमें अवध के साथ में हुआ था और अवध के जो हुआ था 16 अगस्त 1765 में। यह जो हुआ था वह शुजाउद्दौला के साथ में हुआ था और शुजाउद्दौला के साथ में महत्वपूर्ण ये थी कि इसमें कड़ा और इलाहाबाद का जगह को छोड़कर, ठीक है, कड़ा और इलाहाबाद की जगह को छोड़ करके बाकी चीज़ें वापिस कर दिया गया था। किसको? इस अवध के नवाब को। ठीक है, वापिस कर दिया गया था। दूसरी बात यह है कि अवध के पैसे पर एक अंग्रेज रेजिमेंट रखा जाना था अवध के क्षेत्र पर। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से 2 महत्वपूर्ण संधियां हो गई थी। इस प्रकार से इलाहाबाद की पहली और इलाहाबाद की दूसरी महत्वपूर्ण संधि इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद ही 1765 में हम देखते हैं, तो 1765 में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर द्वैत शासन पद्धति यहाँ पर प्रारंभ हो गई। ठीक है, द्वैत शासन पद्धति उसे कहते हैं जो कि वास्तविक शक्ति किसी और के हाथ में है, लेकिन दीवानी शक्ति मतलब कि वह सिर्फ संरक्षक के तौर पर कोई कठपुतली शासक को व्यवस्थापित किया गया है। इस प्रकार से जो नीति है वह अंग्रेजों के शासनकाल में इस तरह से बहुत चलता रहा है और इसलिए हम इसे द्वैत शासन पद्धति कहते हैं। ठीक है, द्वैत शासन पद्धति की शुरुआत यहीं पर हम मानी जाती है 1765 में पहली बार ऐतिहासिक दृष्टि से। दूसरी बात हम देख सकते हैं 1765 में के बाद में 1772 में इसे वापस ले लिया गया और ज़्यादा समय तक यह नहीं चल सका।
तो 1772 में हम देखेंगे तो 1772 में एक तरह से देख सकते हैं वारेन हेस्टिंग्स आते हैं 1772 में, ठीक है। 1772 में एक वारेन हेस्टिंग्स आते हैं, गवर्नर होते हैं, और उन्होंने ही इसे समाप्त कर दी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी घटना है बहुत इंपॉर्टेंट है, बक्सर से रिलेटेड है, बक्सर के युद्ध, उसके बाद इलाहाबाद की संधि, और उसके साथ साथ में द्वैत शासन प्रणाली की लागू करना, फिर उसके बाद समाप्त किया जाना, ये सारे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने आज डिस्कस किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है नए वीडियो लेक्चर में दूसरे तरीके से, बेहतर तरीके से हिस्ट्री के इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड।